बेटी की चाहत में जेठानी की हुई 10 बेटियां। 7 महीने की प्रेग्नेंट आरती अपनी सभी बेटियों को हॉल में कूलर की हवा में जमीन पर चटाई पर बिठाकर खाना खिला रही है। वो सृष्टि को निवाला बनाकर दे रही थी कि तभी सृष्टि कहती है, नहीं माँ, और भूख नहीं है, बस करो ना, पेट भर गया है। हाँ, मेरा भी पेट भर गया है, अब इतनी सी जगह भी नहीं है। मैं तो एक रोटी और खाऊंगी, आज सब्जी रोटी खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ सीखो अपनी प्रिया दीदी से। चलो अब जल्दी से दोनों मुंह खोलो, इसके बाद एक रोटी और खानी है। वर्षा बेटा, तुमने खाना खा लिया ना? चलो अब जल्दी से काजल को दूध पिला दो। ठीक है माँ। काजल, जल्दी से इधर आओ, दूध पी लो। नहीं दीदी, मैं दूध नहीं पीऊंगी, दूध अच्छा नहीं होता है। अरे काजल, जल्दी से दूध पी लेना, अगर दादी आ गई ना तो फिर कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा। पूजा बोल ही रही होती है कि तभी आरती की सास मनोरमा बाहर से शॉपिंग कर घर लौटती है। जब वो अपनी बहू आरती को उसकी सभी बेटियों को खाना खिलाते हुए देखती हैं तो गुस्से से उसके हाथ से खाने की प्लेट छीन लेती हैं। तेरी इतनी हिम्मत! मैंने क्या समझाया था तुझे कि तेरी ये बेटियां घर में बना हुआ खाना नहीं खाएंगी। रोज इन्हें सिर्फ चटनी, रोटी और प्याज देनी है, और तू मेरे पीठ पीछे इन्हें घर की सब्जी खिला रही है। आज सब्जी थोड़ी ज्यादा बन गई थी, खराब ना हो जाए इसलिए मैं खिला रही थी। अरे सब्जी ज्यादा बन गई थी तो फेंक देती, लेकिन इन बेटियों को देने की क्या जरूरत थी? इन्हें चटनी रोटी ही देनी है। दादी, चटनी के साथ रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और मेरे गले में भी मिर्ची लगती है। तुम सबके सब जो मेरे गले में सांप का फंदा बनकर लटकी हो, उसका क्या? एक के बाद एक बस बेटियों का ही जन्म हुआ। आरती, मेरी बात कान खोलकर सुन। इन 9 बेटियों को तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब 10वीं बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर इस बार मुझे इस घर का चिराग नहीं मिला तो तुझे और तेरी इन बेटियों को जिंदा जला दूंगी, समझी? अब भगाओ इन्हें मेरी नजरों के सामने से। मनोरमा गुस्से से आरती को बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगती है। इसे देखकर आरती घबराकर अपनी सभी बेटियों को घर के पीछे बने एक छोटे से क्वार्टर में ले जाती है। हमें यहाँ इस कमरे में नहीं रहना। दादी क्यों हमें उस बड़े वाले कमरे में रहने नहीं देती? हम तो कोई शरारत भी नहीं करते, घर का सारा काम भी तो करते हैं, तो क्यों ना दादी हमें पसंद करती? भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब एक न एक दिन उस घर में मेरे साथ हंसी खुशी रहोगी। अब आप जाइए, वरना दादी आपको फिर से डांटेगी। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। सभी 9 बहनों में से सबसे बड़ी बहन वर्षा अपनी सभी 8 छोटी बहनों का अच्छे से ध्यान रखती है। वहीं दूसरी तरफ आरती दिल पर पत्थर रखकर उस छोटे से कमरे में अपनी बेटियों को छोड़कर वापस घर आ जाती है और कमरे में उदास बैठी होती है। तभी थोड़ी देर में आरती का पति नमन ऑफिस से घर आता है। जब वो आरती को ऐसे उदास देखता है तो, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे उदास क्यों बैठी हो? और दवाई खाई तुमने? घुट घुट कर तो जी रही हूँ। अगर इस बार भी मैंने बेटी को जन्म दिया तो माँ जी हमें छोड़ेगी नहीं। मुझे पता है कि कैसे मैं अपनी बेटियों को छोटे से क्वार्टर में रहते हुए देखती हूँ। न उनके पास सोने के लिए नरम बिस्तर है, न ढंग का कूलर। गर्मी में दिन भर मेरी बेटियां वहीं पड़ी रहती है, मजदूर की तरह। माँ जी उनसे घर के सारे काम करवाती है। आखिरकार कब तक ये सब होता रहेगा? अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं अपनी सभी बेटियों को अपने मायके ले जाती और फिर वहीं उनका पालन पोषण करती। आरती, मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है अपनी बेटियों को इस तरह रहते हुए देखना? मैं एक मामूली प्राइवेट नौकरी करता हूँ। अगर मैंने माँ से कुछ भी कहा तो वो हम सबको घर से निकाल देंगे। तो मैं कैसे उस मामूली नौकरी में तुम सबको पालूंगा? नमन की बातें सुनकर आरती और ज्यादा परेशान हो जाती है कि तभी उनके कमरे में मनोरमा आती है। जो दवा खिलानी है खिला अपनी बीवी को, लेकिन याद रखना इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए। 9 पोतियां बर्दाश्त कर ली मैंने, लेकिन 10वीं पोती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर इस बार भी बेटी हुई ना तो तुझे, तेरी बीवी और इन 9 को घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी, समझा? और फिर सारी प्रॉपर्टी और ये घर सब कुछ तेरे छोटे भाई का होगा। अब तक की इस कहानी से आपको ये पता चल ही गया होगा कि मनोरमा किस तरह की सोच रखने वाली औरत थी। खुद एक औरत होकर मनोरमा अपनी ही पोतियों से हद से ज्यादा नफरत करती थी, तो वहीं अपनी बहू के दोबारा प्रेग्नेंट होने पर हर दिन वो उस पर बेटे का दबाव बनाती थी। इसी बेटे के दबाव के चलते आज आरती की 1-2 नहीं बल्कि 9 बेटियां थी। क्या कभी आरती की बेटियों को उनका हक मिल सकेगा? क्या मनोरमा की सोच बदलेगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पकड़ो मुझे, पकड़ो, आज मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी।
लेकिन आज तो मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगी। अंजू, शिखा, नैना और सृष्टि चारों बहनें घर के आंगन में पकड़म पकड़ाई खेल रही होती हैं। तो वहीं वर्षा और प्रिया आंगन की सफाई कर रही होती हैं। तभी एकदम से मनोरमा घर से बाहर आती है और खेलते खेलते नैना मनोरमा से टकरा जाती है, जिससे मनोरमा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। दिखाई नहीं देता क्या? अंधी हो क्या? काली बिल्ली भी रास्ता काट देती है ना, तो भी मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोग तो काली बिल्लियों से भी गई गुजरी हो। दादी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? देखो मुझे लग गई, मैंने जानबूझकर आपको टक्कर नहीं मारी थी। अच्छा, अब तो तेरी जुबान भी चलने लग गई है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर मनोरमा नैना के बाल पकड़ती है और उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगती है। जैसे ही वर्षा नैना को बचाने आती है तो मनोरमा उसे भी नहीं छोड़ती। वहीं अब अपनी बेटियों के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर आरती जल्दी से बाहर आती है और वर्षा और नैना को मनोरमा से दूर कर देती है। क्या आपके दिल में जरा भी दया और ममता नहीं है? आप भी तो एक माँ है, तो कैसे एक दूसरी माँ की औलाद को आप तकलीफ दे सकती है? माना कि आपके पास पोते नहीं है, पोतियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको इस तरह टॉर्चर करें। आज तो बचाने के लिए आ गई तू, लेकिन आइंदा ये गलती मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तेरी कोख में मेरे खानदान का वारिस पल रहा है, समझी? वो आरती को भी हल्का सा धक्का देती है और वहां से अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। उसके बाद आरती रोती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आरती छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी आरती की पड़ोसन नीलम, जिसने हाल फिलहाल में ही एक बेटे को जन्म दिया होता है, वो छत पर आती है और आरती को देखकर, अरे आरती, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखी हो। ये देखो मेरे गले में मेरी सास ने मुझे कितनी सुंदर सोने की चेन दी है, और साथ में ये देखो हाथों में कड़े, और मेरे पति ने तो मुझे एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया है, और रिश्तेदारों ने इतनी भारी भारी साड़ियां दी है, और देंगे क्यों ना। मैंने इस परिवार को उसका वारिस जो दिया है। माना कि तुम्हारे ससुराल वाले हमसे कितने अमीर हैं, लेकिन तुम्हें और मुझे ही देख लो, हम दोनों में कितना फर्क है। तुम्हारी 9 बेटियों पर मेरा 1 महीने का बेटा भारी पड़ गया। नीलम की ऐसी ताने भरी बात सुनकर आरती को काफी दुख होता है। वहीं मनोरमा, जो उस वक्त छत की सीढ़ियों पर होती है, वो नीलम की सारी बातें सुन लेती है। जैसी आरती नीचे आने लगती है तो उसे देखकर, क्यों रोता हुआ मुंह बना लिया तूने? लोग तो ताने देंगे ही, जो एक के बाद एक लड़कियों को पैदा करेगी। बच्चों का जेंडर क्या सिर्फ माँ पर ही डिपेंड करता है? अगर आप थोड़ी किताब उठाकर देखेंगे तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। ये किताबी बातें मुझे मत समझा। मैंने जो बात बोल रखी है याद है ना? इस बार मुझे पोता ही चाहिए। एक पढ़ी लिखी औरत होने के बावजूद भी मनोरमा के अंदर जाहिलपन और गंवारपन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। कुछ समय गुजरता है और अब गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। सारी बेटियां जो छोटे से एक कमरे के क्वार्टर में रहती थीं, उनका गर्मी से बुरा हाल हो रखा था। सभी कमरे में पसीने में लेटी थीं। आज तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, और ये पंखा भी बिल्कुल भी हवा नहीं दे रहा। सच में गर्मी काफी ज्यादा है, और आज तो दादी ने पूरे घर की साफ सफाई हम लोगों से करवाई। मैं तो बहुत थक गई हूँ। कमरे की खिड़की खोल देती हूँ, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आएगी, अच्छा लगेगा। वर्षा जैसी अपने कमरे की खिड़की खोलती है तो देखती है कि खिड़की के सामने ही उसका छोटा चाचा रोहन हाथों में एक बैग लिए खड़ा है, जिसे देखकर, चाचा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी खिड़की खटकाने वाला था, तुमने सही वक्त पर खोल दिया। ये लो, इस बैग में तुम सबके लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम है। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही थी, पता था मुझे कि तुम सब गर्मी से परेशान हो रही होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आया। अब जल्दी से खा लो, और हाँ, माँ को मत बताना। आप कितने अच्छे हो, हमसे कितना प्यार करते हो। मेरी इतनी प्यारी प्यारी भतीजियां जो हैं। चलो अब खिड़की बंद कर लो, मैं चलता हूँ, कहीं कोई देख न ले। रोहन अब जल्दी से पीछे के दरवाजे से होकर घर में आ जाता है। वहीं वर्षा भी खिड़की बंद करके अपनी सभी बहनों के साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाती है, जिससे उन्हें थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन गर्मी से राहत मिलती है। ऐसे ही अब वक्त गुजरता रहता है और आज मनोरमा अपने छोटे बेटे रोहन को उसके लिए रिश्ता देखने आती है। ये देखिए बहन जी, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी रूही है। हाल फिलहाल में ही इसने BA क्लियर किया है। पढ़ाई में बचपन से ही तेज थी, घर गृहस्थी की काफी अच्छी तरह से संभाल लेती है। लड़की तो आपकी बड़ी सुंदर है। अगर इतनी सुंदर लड़की मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरा आने वाला वारिस भी कितना सुंदर होगा। मनोरमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां रूही की दोनों छोटी बहनें आकांक्षा और महिमा आती हैं। ये देखिए बहन जी, ये मेरी दोनों छोटी जेठानियां हैं। आपकी 3 बेटियां हैं, हम तो खुद 5 बहनें थी।
भगवान की कृपा से एक के बाद एक लक्ष्मी आई मेरे घर पर। इनके खानदान में सिर्फ औरतें बेटियां ही पैदा करती हैं। अगर ऐसी लड़की मेरे घर में बहू बनकर आ गई तो वो भी सिर्फ बेटियां ही पैदा करेगी। अब मेरा रिश्ता मंजूर नहीं है। रोहन बेटे चलो यहाँ से। अचानक क्या हुआ? आपको तो मेरी बेटी पसंद नहीं थी ना? अरे आपके घर में तो सिर्फ बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं। कल को आपकी बेटी ने आकर मेरे घर में भी बेटियों की लाइन लगा दी तो फिर मैं क्या करूंगी? मुझे बेटियों का बोझ नहीं बल्कि अपने खानदान का चिराग चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज के वक्त में भी आप जैसी औरतें हैं जो बेटे को बोझ समझती हैं। जो भी लड़की आपके घर की बहू बनेगी बहुत बदकिस्मत होगी वो। शांति की ऐसी बातें सुनकर मनोरमा का मुंह बन जाता है और वो रोहन को लेकर वहां से चली जाती है। अपनी छोटी सोच वाली मानसिकता की वजह से मनोरमा इसी तरह अपने बेटे के रिश्ते ठुकरा देती है। ऐसे वक्त गुजरता है और आज मनोरमा की सहेली नयनतारा उससे मिलने के लिए घर आई है। दोनों एसी में बैठकर बातें कर रही हैं। अरे कैसी हो मनोरमा? कई दिनों से दिखाई नहीं दी, कॉल भी नहीं उठा रही हो। क्या करूं नयनतारा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक के बाद एक इन मनुष्यों की शक्ल देखने को मिल रही है। अब तो यही डर है कि कहीं इस बार भी आरती मुझे लड़की की शक्ल ना दिखा दे। तुम तो इतना परेशान हो रही हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा इलाज है लड़का पैदा करने का। सच कह रही हो? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, चलो बताओ जल्दी। अरे मेरठ वाली जो मेरी बहन है उसकी बहू को भी लड़का नहीं हो रहा था, तो उसने एक बाबा से बात की, उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां दी, तो उसने 1 महीने तक खाई और फिर साल भर के अंदर लड़का हो गया उसको। तुम सही कह रही हो, उन जड़ी बूटियों को खाने से सच में लड़का पैदा होता है। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, कम से कम 20,000 की दवाई आती है। 20,000 क्या है, 30,000 ले लो। तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम बस मुझे लाकर दे देना। देखो मैंने कितना बड़ा बेवकूफ बना दिया है। सही है, मेरा क्या, कोई भी जड़ी बूटी पकड़ा दूंगी, पैसे तो जेब में आ रहे हैं और बाद में अगर लड़की पैदा हुई तो कह दूंगी कि तुम्हारी बहू में ही दोष है। देखते ही देखते उनकी खुद की सहेली उसका फायदा उठाती है। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजरते हैं। मनोरमा जैसी अपनी किटी पार्टी से घर लौटती है तो देखती है कि उसकी सभी पोतियां काम करने के बजाय बैठी हुई हैं, जिसे देखकर तुम लोगों ने अभी तक घर का काम खत्म नहीं किया है। लगता है आज तुम लोगों को वो सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। दादी हमने बहुत सारा काम किया, हम थक गए थे इसलिए बैठ गए। देखो ना कितनी गर्मी लग रही है, मेरी तो पूरी फ्रॉक भी भीग गई पसीने से। तुम सब इसी लायक हो। अगर लड़का बनकर पैदा होती तो आज राजकुमार की तरह इस महल में घर जैसी जिंदगी जी रही होती। चलो अब उठो और आधे घंटे में पूरी साफ सफाई का काम खत्म करो। घर की बेटी होने के बावजूद भी इन सभी के साथ नौकरानी जैसा बर्ताव होता था। वहीं आरती चाहकर भी अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी तरह और दिन गुजरते हैं और आज फिर से मनोरमा अपने बेटे के साथ उसके लिए रिश्ता देखने जा रही होती है। माँ, हम क्यों ही रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं? आपका तो मुझे रिश्ता देखने का लॉजिक ही समझ नहीं आता। अगर लड़की की 2-3 बहनें हैं तो वो शादी के बाद लड़की ही पैदा करेगी। भला ये क्या लॉजिक होता है? तुझे नहीं पता, तेरे भाई से तो उम्मीद खत्म हो चुकी है मेरी। एक तू ही बचा है। अगर चाहता है कि ये घर में तेरे नाम करूं तो दुआ कर, ऐसी लड़की मिले जो शादी के बाद मुझे इस घर में चिराग दे। रोहन भी अपनी माँ की इस मानसिकता से काफी परेशान था, लेकिन मजबूरन उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। थोड़ी देर में मनोरमा अपने बेटे के साथ ममता के घर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि ममता की बेटी कनिका के 1-2 नहीं बल्कि 5 भाई हैं। ये सुनकर मनोरमा काफी खुश होती है। आपकी बेटी इकलौती है और इसके 5 भाई है, ये तो बढ़िया बात है। अरे और नहीं तो क्या, 5 भाइयों की इकलौती बहन है। बड़ी नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया है यार इसके भाइयों ने इसे। अब तो यही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे घर को उसका वारिस देकर ही रहेगी। मनोरमा फौरन कनिका के लिए हाँ कर देती है। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और कनिका और रोहन की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद कनिका जैसे ही घर आती है तो आरती की 9 बेटियां उसके आसपास घेरा बनाकर खड़ी हो जाती हैं। चाची चाची आप आ गई। पता है हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हमने माँ को कहा था कि हमें भी शादी में जाने थे, लेकिन उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। चाची आप बहुत सुंदर हो, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन लग रही हो। हाँ चाची, क्या आप हमें माँ की तरह कहानी सुनाओगे? हमारी माँ बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। ये क्या बिल्कुल चिपक गई हो मेरी बहू से? दूर हटो। और तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? आरती बहू क्या है ये सब? कहा था ना कि बहू के आने से पहले इन सबको उनके कमरे में सुला देना।
सबका कनिका से मिलने का बहुत मन था, इसलिए सोई नहीं है। मैं अभी इन्हें सुला देती हूँ। चलो बच्चों, जल्दी से अपने कमरे में चलो। आरती अपनी सभी बेटियों को उनके कमरे में ले जाती है। वहीं छोटी छोटी रस्मों के बाद कनिका भी रोहन के साथ कमरे में आती है। रोहन, तुमसे एक बात पूछूं? माँ जी ने भाभी की बेटी को इतना डांटा क्यों? और वो सब शादी में क्यों नहीं आई थी? माँ जी उन्हें पसंद नहीं करती क्या? अरे ऐसा नहीं है, वो सब के सब बहुत शरारती हैं, इसलिए तुम भी ना ज्यादा सोच रही हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं अपनी माँ की सच्चाई। अगर पहले बता देता तो तुम मुझसे शादी ही नहीं करती। धीरे धीरे तुम्हें माँ का भी असली चेहरा पता चल ही जाएगा। इसी तरह कनिका की शादी को कुछ दिन हो जाते हैं और आज कनिका का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। सुबह समय से उठकर कनिका अच्छे से तैयार हो जाती है और जैसे ही रसोई में जाती है। भाभी, आप नाश्ता बना रही हैं? सॉरी, आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया। कल से मैं समय से उठकर आपके साथ नाश्ता बनवा दिया करूंगी। अरे नहीं कनिका, अभी तुम नहीं हो, आराम करो। वैसे भी नाश्ता तो लगभग बन ही गया है, तुम बस चाय चढ़ा दो। अपनी जेठानी के कहने पर कनिका पतीले में चाय चढ़ा रही होती है। तभी उसे किचन की स्लैब पर कुछ प्लेटें दिखती हैं जिनमें एक एक ब्रेड का टुकड़ा और थोड़ी सी सब्जी होती है, जिसे देखकर कनिका, भाभी ये ब्रेड और सब्जी किसके लिए है? हम लोगों का नाश्ता तो ये है ना? कनिका ये कह ही रही होती है कि तभी आरती की 9 बेटियां किचन में आती हैं और एक एक कर वो प्लेटें उठाकर वहां से ले जाने लगती हैं। कनिका आरती से कुछ कहती कि तभी, तुम नाश्ता टेबल पर लगा दो, मैं तब तक इन्हें देख कर आती हूँ कि ये सब उठे या नहीं। सवाल करने से पहले ही आरती वहां से चली जाती है। कनिका नाश्ता टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर में मनोरमा, उसके दोनों बेटे और बहुएं नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे होते हैं। सब यहाँ हैं, पर जेठानी जी की बेटियां कहाँ गई? कनिका इन सभी चीजों के बारे में सोचने लगती है कि तभी उनके घर पर भागा भागा प्रदीप नाम का एक पागल आदमी आता है, जो मनोरमा को देखकर, मेरी बीवी और बेटी कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है उन्हें? मुझे उन्हें दो ना, मुझे उनसे मिलना है। मेरी बेटी दूध के लिए रो रही होगी, मुझे मिलना है। अगर फिर से यहाँ आ गया? अरे यहाँ नहीं है तेरी बीवी और बेटी, समझा? अब जा यहाँ से। माँ के कहने पर घर के नौकर प्रदीप को बाहर ले जाकर छोड़ देते हैं। ये देख नमन और रोहन को काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वो गुस्सा शांत करते हैं। वहीं चुपके से ये सब देख रही आरती की आंखें भरी होती हैं और वो भी वहां से चली जाती है। माँ जी, ये अपनी बेटी और बीवी के बारे में आपसे क्यों पूछ रहा था? उस पर ध्यान मत दे, ये हमारे मोहल्ले का एक पागल आदमी है। सालों पहले इसकी बीवी और बेटी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से ये ऐसी ही बातें करता रहता है और हर किसी के घर जाकर बस अपनी बेटी और बीवी के बारे में पूछता है। तो उस पर ध्यान मत दे, आराम से नाश्ता कर। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कनिका अपने घर के पीछे बना एक छोटा सा क्वार्टर जैसा कमरा देखती है। अब जैसी कनिका उस कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी जेठानी की सभी बेटियां उस गर्मी में वहां रह रही हैं। न उसके सोने के लिए कोई आरामदायक बिस्तर है, न गर्मी से बचने के लिए कूलर। उनकी ऐसी हालत देखकर कनिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये क्या, तुम सब यहाँ रहती हो, वो भी ऐसी हालत में? इतना बड़ा घर है, इतने अच्छे अच्छे कमरे हैं, और तुम वहाँ क्यों नहीं रहती? यहाँ तुम्हें किसने रखा? चाची, आप यहाँ क्या कर रही है? अगर दादी ने देख लिया तो हमारे साथ साथ आपको भी बहुत डांट पड़ेगी। अब आप जाइए यहाँ से। हाँ चाची, आप चले जाइए यहाँ से, हमें और मार नहीं खानी है। सभी बहनें मिलकर कनिका को वहां से बार बार जाने के लिए कहती हैं और मजबूरन उसे जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में बैठी आरती, क्या इन जड़ी बूटियों को खाने से क्या सच में इस बार मुझे बेटा होगा? भगवान, इस बार बस बेटा ही देना। आरती की सारी बातें कनिका सुन लेती है। भाभी, ये सब क्या है? आपने एक बेटे के लिए इतनी सारी बेटियां पैदा कर ली। मैं तो हमेशा से यही पूछना चाहती थी कि आपने इतने बच्चे पैदा क्यों किए। अब जाकर समझ आया कि आप यहाँ बच्चों पर बच्चे पैदा कर रही थी और वहाँ आपकी बेटियां इतनी गर्मी में, इतनी बुरी हालत में उस कमरे में रहती है। तुम्हें कुछ नहीं पता और ना ही मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मुझे इस बार बेटा चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता है, इतनी बेटियां हैं फिर भी बेटे की चाहत। अगर फिर बेटी पैदा होगी तो क्या जिंदगी भर बच्चे ही पैदा करती रहोगी? आरती कुछ नहीं बता पाती तो कनिका अपनी जेठानी को गलत समझने लगती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज किटी पार्टी में बैठी बात करते हुए, वैसे कुछ भी बोलो, हम सबसे अच्छा घर तो मनोरमा का ही है। बिल्कुल किसी आलीशान महल की तरह लगता है। क्यों मोनिका? खाक आलीशान महल, अब तो मुझे इसका घर गर्ल हॉस्टल जैसा लगने लगा है। मैं तो कह रही हूँ बाहर बोर्ड भी लगा दे, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। मोनिका को यह ताना मनोरमा को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाता है। आज मनोरमा अपनी इस पिछड़ी मानसिकता की सारी हदें पार कर पोता होने के लिए घर में एक तांत्रिक बाबा को बुलाती है, जहां वो एक छोटे से बकरे की बलि देकर अपनी पूजा प्रारंभ करता है।
बकरे की बलि से अब तेरी बहू की कोख में बेटा ही होगा। बाबा कुछ भी करिए, बस इस बार पोता ही होना चाहिए। इस पूजा में आरती की हालत और खराब हो रही होती है। तभी वहां कनिका आती है और जब वो ये सब देखती है तो माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? आप देख नहीं रही कि भाभी की हालत कितनी खराब हो रही है? भाभी उठिए, कमरे में चलिए। इसका इस पूजा में बैठना बहुत जरूरी है। कहीं पूजा पूरी नहीं हुई तो ये हमारे घर को वारिस कैसे देगी? इसका मतलब बेटे के लिए भाभी को आप फोर्स कर रही थी और मैं भाभी को जिम्मेदार समझ रही थी। इस लड़की को यहाँ से जाने को कहो, ये नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा दे रही है। बहू, इसे छोड़ और यहाँ से जा, समझ में नहीं आता? कनिका गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही शाम को रोहन ऑफिस से आता है। ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? तुम्हारी माँ भाभी को बेटे के लिए इतना फोर्स कर रही है। उनकी जो बेटियां हैं उनका क्या? कल को 10वां बच्चा भी अगर बेटी हुई तो क्या वो 11वें बच्चे की तैयारियां करेंगी क्या? मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कनिका, हम दोनों भाइयों की प्राइवेट नौकरी है और अगर भाई ने हिम्मत करके माँ से लड़ने की कोशिश की तो वो उन्हें घर से निकाल देंगी। फिर मेरा भाई इतने कम पैसों में अपने पूरे परिवार को कहाँ ले जाएगा? इसका मतलब ये तो नहीं कि भाभी बच्चों की लाइन नहीं लगाते? मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी माँ की ऐसी सोच होगी। कनिका की बातें सुनकर रोहन को भी अपनी भाभी के लिए बुरा लगता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कनिका मार्केट में कुछ सामान लेने गई होती है कि तभी उसे वही पागल प्रदीप एक पेड़ के पास बैठा दिखाई देता है, जो पेड़ से बातें कर रहा होता है। कनिका उसके पास आती है। आपको भूख लग रही है? मैं कुछ ला कर दूं आपको खाने के लिए? मुझे मेरी बीवी और बेटी चाहिए। कहाँ है मेरी बेटियां? मेरी बीवी अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं मेरी माँ ने उसे मार तो नहीं दिया? हाँ, मेरी माँ ने ही उन्हें मारा होगा, उन्हें मारा होगा, उन्हें मारा होगा। ये किस तरह से बात कर रहा है? माँ जी ने तो बताया था कि इसकी बीवी और बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ कुछ तो बहुत गलत चल रहा है। इसका पता मुझे लगाना ही पड़ेगा। कनिका का शक बढ़ता ही जा रहा था। वहीं आज कमरे में बैठी प्रिया और वर्षा। दीदी, पापा की बहुत याद आती है मुझे। उनके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। याद तो मुझे भी आती है, पर अब क्या करें? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कनिका खिड़की के बाहर से ये सारी बातें सुन लेती है। वो अब सीधा किचन में बर्तन धो रही आरती के पास जाती है। आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, आप इन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजती? जब देखो वो बस घर का काम ही करती रहती है। उन्हें स्कूल भेजने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और माँ जी पैसे नहीं देंगी। नमन भी कितनी फीस भरेंगे उनकी। इसकी चिंता मत करिए, मैं चाहती हूँ कि वो सब पढ़े और उनकी स्कूल की फीस मैं भरूंगी। अगर माँ जी को पता चला तो बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा। कनिका आरती की एक नहीं सुनती और उन सभी बहनों का स्कूल में एडमिशन करा देती है। आज वो सभी पहली बार स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होती हैं। तब मनोरमा उन्हें इस तरह देखती है। इन लोगों ने स्कूल के कपड़े क्यों पहने हैं? जल्दी उतारो इन्हें और घर के काम करो। घर के काम के लिए अब आप नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि अब ये घर के काम नहीं बल्कि पढ़ाई करेंगी। बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या करेगी इन्हें पढ़ाकर? अरे ये तो बोझ है। जैसे ही सब 18 की होंगी सबकी शादी करके भेज दूंगी। यहाँ पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। अगर मैंने उन्हें बताया कि आप मुझे किसी चीज के लिए मना कर रही हैं तो फिर देख लीजिएगा वो क्या हाल करेंगे आपका। कनिका की बातों से मनोरमा थोड़ी घबरा जाती है। कनिका उन सबको स्कूल लेकर जाती है। पहली बार अपनी क्लास में बैठकर और पेन उठाकर उन सबको काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मनोरमा अब नमन को टॉर्चर करने लगती है हॉल में बैठकर। पूरे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर इस बार तो तेरा बेटा हुआ तो सब कुछ तेरे नाम कर दूंगी, लेकिन अगर गलती से भी लड़की पैदा हुई तो तुझे इस घर को छोड़ना होगा अपनी बीवी और बेटी को लेकर। मनोरमा की बातें नमन को काफी परेशान कर रही थी। वहीं स्कूल में एडमिशन लेने की वजह से सभी बहनें पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थीं, लेकिन उनके अंदर एक अलग हुनर छुपा हुआ था। एक शाम आंगन में बैठी अंजू पेंटिंग कर रही थी, वर्षा डांस कर रही थी, प्रिया कढ़ाई कर रही थी कपड़े पर और शिखा ड्राइंग कर रही थी, पूजा सिलाई कर रही थी। धीरे कैसे मैंने फूले से रंग बना लिया और कितनी सुंदर पेंटिंग है। आज तो काफी अच्छी पेंटिंग की है। ये सभी भले पढ़ाई में कमजोर हो, लेकिन इनके अंदर कोई ना कोई खूबी तो है। कोई कितना अच्छा डांस करता है तो कोई कितनी अच्छी कढ़ाई बुनाई करता है। मनोरमा हमेशा उनसे नफरत करती आई थी और कमियां निकालती थी। वहीं कनिका को हमेशा इनके अंदर खूबी दिखती थी। वक्त गुजरता है और आज कनिका आरती की सभी बेटियों को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाने बिठाती है, जिसे देखकर मनोरमा, ये सब क्या कर रही है? इसका खाना ये कमरे में खाती है, यहाँ नहीं। अगर यहाँ खाना खाएगी तो मैं नहीं खाऊंगी। मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगी। वैसे भी आपका पेट काफी बाहर निकल गया है। 1-2 दिन नहीं खाएंगी तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा।
कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही है इसकी। बस एक बार मेरा पोता हो जाए, फिर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करके सबको धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। मनोरमा दिन रात बस अपने पोते के लिए दुआ करती। वहीं आज फिर से प्रदीप उनके घर में घुस आता है। मेरी बीवी और बेटियां कहाँ हैं? मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल क्यों नहीं रही हैं? मुझे मेरी बीवी और बेटियां चाहिए, मुझे मेरी बीवी और बेटियां चाहिए। प्रदीप का इस तरह रोज रोज आना कनिका को काफी अजीब लगने लगा था। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कनिका आज अपने रूम में कुछ सामान निकालकर स्टोर रूम में रख रही होती है, जहां उसे एक शादीशुदा जोड़ी की फोटो मिलती है। उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि प्रदीप होता है, जिसे देखकर ये तो वही पागल आदमी है, इसकी तस्वीर हमारे घर में क्या कर रही है? कनिका वो तस्वीर लेकर कमरे में बैठी आरती के पास आती है और सवाल करने लगती है। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीर यहाँ कहाँ से आई, मैं नहीं जानती इसके बारे में कुछ भी। जेठानी जी सच सच बताइए, आप कुछ तो मुझसे छुपा रही हैं, आपको मेरी कसम। तो सुनो, वो पागल आदमी और कोई नहीं बल्कि इस घर का बड़ा बेटा है, तुम्हारे जेठ है, और ये औरत इस घर की बड़ी बहू हमारी जेठानी है। ये हमारी जेठानी है? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था, रोहन ने भी कभी कुछ नहीं बताया। अगर वो इस घर के बेटे हैं तो इस तरह पागलों की तरह क्यों घूमते हैं, और उनकी बीवी बेटी कहाँ है? कनिका के इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 7 महीने की प्रेग्नेंट संगीता बहू के बाल पकड़ते हुए मनोरमा। आज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, कम से कम मेरी हालत पर तो तरस खाइए। क्या करें आप, छोड़िए जेठानी जी को, उनकी हालत तो देखिए। इसकी हालत पर तरस खाकर ही तो इस घर में उसे रहने दे रही हूँ। अगर इस बार भी इसने बेटे को जन्म नहीं दिया तो इसे छोड़ूंगी नहीं। पहले से ही 2 बेटियां पैदा करके मेरे सीने पर इसने बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। अपनी सबसे बड़ी बहू के 2 बार लगातार बेटी पैदा करने की वजह से मनोरमा उसे हर रोज बेटा पैदा करने के लिए टॉर्चर करती रहती थी। लेकिन इस बार भी जब संगीता बेटी को जन्म देती है तो मनोरमा संगीता और प्रदीप को काफी ताने देने लगती है। हर रोज इतना प्रेशर झेलते झेलते प्रदीप का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो पागल हो जाता है। वहीं संगीता भी परेशान होकर बेटियों को छोड़कर कहीं चली जाती है। इसके बाद आरती ही उसकी तीनों बेटियों को मां की तरह पालती है। भाभी, मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं सास समझती थी वो डायन है। आप लोग इतने सालों से इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? उनकी वजह से आपने भी 6 बेटियों को जन्म दिया। दरअसल जब मैंने पूजा को जन्मदिन दिया था, उसी अस्पताल में एक औरत ने अंजू को जन्म दिया था। उस औरत ने अपनी बेटी को पैदा करते ही दम तोड़ दिया था और उस बच्चे का कोई नहीं था, इसलिए मैंने सबसे झूठ कहा कि अंजू और पूजा दोनों जुड़वा बहनें हैं। सच में सैल्यूट है आपको, मैंने आपको कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। अब जैसे तैसे दिन गुजरने लगते हैं, वैसे वैसे मनोरमा अपने पोते के लिए काफी ज्यादा पागल सी होने लगी थी। दिन रात पूजा पाठ करना, तांत्रिकों को बुलवाना, इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं और आज आखिरकार आरती की डिलीवरी का दिन आ ही जाता है। आरती 10वीं बार भी एक बेटी को जन्म देती है और जब इस बारे में मनोरमा को पता चलता है तो इस बार भी एक और मनहूस पैदा हो गई। अब बस बहुत हो गया, मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। मनोरमा हॉस्पिटल की नर्स को कुछ पैसे खिलाकर आरती की बेटी को चुराकर वहां से ले जाती है और पास की एक पहाड़ी पर खड़ी होकर उसे नीचे फेंकने ही वाली होती है कि तभी वहां प्रदीप पागलों की तरह भागते हुए आता है और मनोरमा से उस बच्ची को छीनने लगता है। आप मेरी बेटी को नहीं मार सकती, मुझे मेरी बेटी वापस कर दीजिए, मुझे मेरी बेटी वापस कर दीजिए। तेरी बेटी नहीं है, नमन की बेटी है, छोड़ इसे। नहीं, ये मेरी ही बेटी है, मुझे मेरी बेटी वापस करो। इस छीना झपटी में प्रदीप मनोरमा के हाथ से आरती की बेटी को छीन तो लेता है, लेकिन मनोरमा का पैर एकदम से फिसलता है और वो सीधा पहाड़ियों से नीचे गिर जाती है। आसपास मौजूद लोग मनोरमा को अस्पताल लेकर आते हैं, जहां डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद सबको पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से मनोरमा की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। तभी वहां पुलिस प्रदीप और आरती की बेटी को लेकर आती है। ये लीजिए, पकड़ लिया हमने इस पागल आदमी को, ये आपकी बेटी को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। सर, आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इनका इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि मेरी सास मेरी बेटी को चुरा कर ले गई थी ताकि वो उसे पहाड़ी से नीचे फेंक कर मार सके। आज भगवान ने क्या हालत कर दी है आपकी, आप ठीक से जा भी नहीं सकती, ना मर सकती हैं। ये आपके कर्मों का नतीजा है। बेटा, भाग्य से जो होता है, इसलिए बेटी सौभाग्य से होती है, और आपको ये सौभाग्य नसीब हुआ था, इसलिए आपके कर्मों ने आपको सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया है। कम पैसों की नौकरी की वजह से हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे,
लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी सभी बेटियों को पाल सकता हूँ। तब मैं नहीं कह पाया, लेकिन आज कह रहा हूँ। मुझे शर्म आती है अब जैसी औरत को अपनी माँ कहते हुए। सभी लोग मनोरमा को हॉस्पिटल में वैसी ही हालत में छोड़कर वापस घर आ जाते हैं। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरते हैं और आज इतने सालों के बाद अचानक संगीता घर आती है, जिसे देखकर आरती। जेठानी जी, आप यहाँ? आप कहाँ चली गई थी? कहाँ थी आप अब तक? माँ जी की वजह से मैं पागल होने लगी थी और मेरा कोई अपना नहीं था, इसलिए मैं भाग आई। लेकिन जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया, जिससे मैंने काफी पैसे कमाए। अब मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं अब अपनी तीनों बेटियों का खर्च उठा सकती हूँ, उन्हें पाल सकती हूँ। आरती, मुझे मेरी बेटियां वापस कर दो। अब मैं उनके साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इतने सालों तक उनसे अलग रहकर मुझे ही पता है मैंने कैसे जिंदगी गुजारी है। जब हमें आपकी जरूरत थी आप हमें छोड़कर चले गए। हमारी माँ यही है, आप हमारी माँ नहीं हो। पता है हमारे पापा की कितनी बुरी हालत हो गई थी, वो पागल हो गए हैं। प्रिया, वर्षा, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है और कुछ समय में वो ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी माँ मजबूर थी इसलिए गई। उन्हें समझो, अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही कहता। आरती और कनिका के समझाने पर वर्षा और प्रिया मान जाती हैं। वहीं पिंकी भी अब उनके साथ अपनी मां के गले लगती है। इतने सालों के बाद अपनी बेटियों को गले लगाकर संगीता को काफी सुकून मिलता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज आरती की सबसे छोटी बेटी की नामकरण की पार्टी होती है, जिसमें सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक कनिका को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को बुलाने पर सबको पता चलता है कि कनिका प्रेग्नेंट है। बधाई हो, आपकी बीवी मां बनने वाली है। अब तो देवरानी जी की गोद में भी किलकारी गूंजने लगेगी। कैसा लग रहा है देवरानी जी? मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी मनोरमा। मेरे ही कर्मों का फल था जो आज मुझे मिल गया इस रूप में। ऐसी जिंदगी से भगवान मुझे अपने पास बुला ले। मनोरमा को अपनी गलती का एहसास तो हुआ था, लेकिन ये एहसास इतनी देर से हुआ था कि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं कुछ महीनों की ट्रीटमेंट के बाद अब प्रदीप भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।